नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट के प्रकार, है ना, यानी टाइप ऑफ फॉरेस्ट। कितने प्रकार के वन होते हैं हमारे भारत में, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, फॉरेस्ट की परिभाषा क्या होती है। तो मैंने बताया था कि भाई जो पूरा एरिया वनों से घिरा हो, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी मैंने आपको बता दिया था कि उनके अकॉर्डिंग क्या परिभाषा है, फिर अलग अलग ऑथर के हिसाब से परिभाषाएं क्या हैं वो भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा हमने उसमें फॉरेस्ट्री पढ़ा था। फॉरेस्ट्री बताया था मैंने आपको साइंस है जिससे आप फॉरेस्ट का ध्यान रखते हैं, वहां से जो चीजें मिलती हैं उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और उसको कंजर्व भी करते हैं। तो बहुत सारी चीज फॉरेस्ट्री के अंदर आ जाती है। इसके अलावा हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था फॉरेस्ट का इंडिया में, एंशिएंट इंडिया से लेके हम मॉडर्न इंडिया तक गए और आज के जो प्लानिंग है उसके हिसाब से भी हमने देखा था। चलिए, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार के वन हैं हमारे एमपी में, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में। तो अभी हम भारत के ऊपर चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो चलिए, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं नेचुरल वेजिटेशन की, यानी प्राकृतिक वनस्पति। बेसिकली प्राकृतिक वनस्पति इज नथिंग, वो वन ही है ना। वन को ही, फॉरेस्ट को ही हम क्या कह देते हैं, कई बार नेचुरल वेजिटेशन भी कह देते हैं, है ना, फॉरेस्ट कह देते हैं। तो बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन इज द प्रीमेबल प्लांट कवर अनअफेक्टेड बाय मैन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हिंदी में कहें तो भाई प्राकृतिक वनस्पति सीधे या परोक्ष रूप से मनुष्य द्वारा क्या होती है, आप प्रभावित किया गया प्रचलित पौधा आवरण है। मतलब वन ऐसा है जो मनुष्य के द्वारा अनअफेक्टेड है, अभी भी अफेक्ट तो हो रहा है लेकिन कुछ हद तक वो अफेक्टेड है। अब ऐसा नहीं कि आप पेड़ को उगने से रोक सकते हो, नहीं रोक सकते भाई। अगर कहीं जंगल में पेड़ उगना है तो वो उगेगा, उसको आप अफेक्ट नहीं कर सकते। वो नेचर है हमारा, है ना, नेचर से आ रहा है, प्रकृति से आ रहा है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन बन सकता है कि लैटिन वर्ड जो है फॉरेस्ट से क्या बना है, फॉरेस्ट बना है ना। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए फॉरेस्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो लैटिन वर्ड फॉरेस्ट से लिया गया है। इसका मतलब है आउटसाइड द रेफरेंस बीइंग टू विलेज बाउंड्री और फेंस इट मस्ट हैव इंक्लूड ऑल अनकल्टिवेटेड एंड अनहैबिटेटेड लैंड। यहां मैं हिंदी में कहूं तो वन शब्द जो है लैटिन भाषा फॉरेस्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ है गांव के बाहर की सीमा या बाढ़ से है, जिसमें असंबद्ध और निर्जल भूमि को भी शामिल किया गया है। निर्जल मतलब बैरन लैंड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वहां पर पेड़ लगा हो तो ही फॉरेस्ट कहलाएगा। हो सकता है आपके विलेज के बाहर, शहर के बाहर एक जमीन हो खाली, जहां पर कुछ भी नहीं है, घास बस उगी हुई है, तो आप उसको क्या फॉरेस्ट नहीं कहोगे, कहोगे फॉरेस्ट, है ना। तो बेसिकली एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका कि फॉरेस्ट किस भाषा से लिया गया, फोर्सेस से लिया गया है, या यही शब्द पूछ लेगा कि फॉरेस्ट शब्द का मतलब क्या होता है इस तरह से। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए बात करते हैं। इन जनरल फॉरेस्ट डिफाइन एज द एरिया सेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मेंटेन अंडर वुडी वेजिटेशन फॉर सर्टेन बेनिफिट विच प्रोवाइडेड। हिंदी में कहें तो भैया वन क्या है, जहां से हमें लकड़ी मिल रही है, वन की कहीं उपज मिल रही है, जड़ी बूटियां मिल रही है ना। तो वो बेसिकली आपका क्या है, वन है। जैसे यहां पे लिखा गया कुछ लाभों के लिए लकड़ी की वनस्पति के तहत बनाया जाता है, इसे प्रदान करते हैं, है ना। तो वही फॉरेस्ट की डेफिनेशन यहां पे उसने फिर से बता दी है। इसी प्रकार इकोलॉजी की भाषा में बात करें अगर हम, है ना, पारिस्थितिकी रूप से अगर देखें तो फॉरेस्ट इज अ प्लांट कम्युनिटी प्रीडोमिनेटली ऑफ ट्री एंड अदर वुडी वेजिटेशन यूजुअली क्लोज कैनोपी, है ना। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया परिस्थिति के अकॉर्डिंग कि भैया एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसा समुदाय, एक सेट है जहां पर मुख्य रूप से पेड़ हैं, दूसरे प्रकार की वनस्पति है और एक बंद चंद्रमा के साथ है। बंद चंद्रमा मतलब एक समियाना, है ना। आपने देखा होगा इस तरह से पेड़ लगे होते हैं आसपास में, ऊपर से जो रहता है ढका होता है। तो बेसिकली एक क्या बनाता है, एक मंडप के रूप में बनाता है। तो चंद्रमा किसको कहते हैं, बेसिकली मंडप कह सकते हैं कि एक मंडप के रूप में वो क्या बनाता है, वो बनाता है। तो बेसिकली क्या कहलाएगा, वन कहलाएगा। चलिए तो बात करते हैं अब यहां पर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन, यानी वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। वनस्पति मतलब बेसिकली आपका क्या, वन, है ना। फॉरेस्ट को कौन कौन सी चीजें हैं वो क्या करती है, अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। क्योंकि आप आने वाले समय पे फॉरेस्ट ऑफिसर बनने वाले हो, रेंजर बनने वाले हो, कई लोग एसीएफ बनेंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि भैया क्यों हमें वन की आवश्यकता है ना। तो फॉरेस्ट
का क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे अफेक्ट होता है हमारा फॉरेस्ट, वो पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले द जियोग्राफिकल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड क्लाइमेट, सॉइल एंड टोपोग्राफी। तो अगर मैं ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात करूं, है ना, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने के लिए जो भौगोलिक कारक हैं, तो उसमें तो भाई 3 आ जाएंगे, एक तो जलवायु, दूसरी मिट्टी, तीसरी स्थलकृति। तो बेसिकली 3 चीजें मैन इफेक्ट करती हैं हमारे किसको, फॉरेस्ट को, जो कि ज्योग्राफिकली है ना, जो आपके भौगोलिक रूप से इफेक्ट कर रही है। एक तो मिट्टी, भाई मिट्टी अगर बेकार हो गई, बिना किसी उसके हो गई अवयव के, तो वो बेकार हो जाएगा फॉरेस्ट वहां पे। इसी प्रकार जलवायु, एकदम ठंड आ गई, एकदम बारिश हो गई, एकदम ओले पड़ गए, एकदम बर्फ पड़ गई, एकदम गर्मी पड़ गई, तो वो हो जाएगा। ऐसी स्थल आकृति, स्थल आकृति मतलब एलिवेशन फ्रॉम सी लेवल, यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपका लेवल बढ़ता जाता है, तो उससे भी कई बार अफेक्ट पड़ता है हमारे वनों को, है ना। इसी प्रकार मुख्य जलवायु कारक वर्षा और तापमान है। तो भाई जलवायु के अंदर 2 चीज मेन है, एक तो वर्षा, दूसरा टेम्परेचर, है ना। तो याद रखिएगा 2 फैक्टर मेन होते हैं, एक तो रेनफॉल, दूसरा टेम्परेचर। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि भैया 2 मेन कारक कॉज क्या है जो हमारे फॉरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो है रेनफॉल, दूसरा टेम्परेचर। हिंदी में कहूं तो तापमान और वर्षा, क्योंकि वर्षा ज्यादा होगी तो दिक्कत हो रहा है, वर्षा कम होगी तो दिक्कत होगा, तापमान कम रहेगा तो दिक्कत होगी, तापमान ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो ये चीज आपको देखनी है। इसी प्रकार जनरली स्पीकिंग रेनफॉल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टेम्परेचर एक्सेप्ट इन द हिमालय। तब ये लाइन क्यों लिखी गई है सर? रेनफॉल जो है जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वन के, उसमें वर्षा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एज कंपेयर टू तापमान भी। अब इसमें नीचे लिखा गया है एक्सेप्ट द हिमालय, तो हिमालय को छोड़ के, अब आपको पता है हिमालय में बारिश नहीं होती, हिमालय में टेम्परेचर क्या है, माइनस में रहता है, तो वहां पर टेम्परेचर का ज्यादा रोल है एज कंपेयर टू बारिश। लेकिन ऑल ओवर इंडिया हमारा बारिश का ज्यादा रोल है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे किसान भी, खासकर महाराष्ट्र में जो विदर्भ वाला इलाका है, वो बारिश पे डिपेंड है पूरा का पूरा, है ना। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बारिश पे डिपेंड करती हैं कि बारिश होगी तो हमारा क्या होगा, हमारा अनाज उगेगा और वो होगा। तो बेसिकली हमारा इंडिया में ज्यादातर जो वन है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड वाले की बात करूं मैं, अगर मैं किसानों की बात करूं तो भी वो बारिश पे डिपेंड करते हैं, वैसे ही हमारे जो वन है वो भी बारिश पे डिपेंड करते हैं सबसे ज्यादा। कहां का छोड़ के? केवल हिमालय का छोड़ के, हिमालय में बारिश नहीं, वहां पर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आए कि कौन से 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो एक हो गई वर्षा, दूसरा हो गया टेम्परेचर। चलिए बात करते हैं इसी में आगे। उसके बाद बात हो रही है द सीजनल रेनफॉल रिजाइन द लेंथ ऑफ ड्राई सेशन एंड इट्स रिलेशन टू द मार्च ऑफ टेम्परेचर आल्सो इंपॉर्टेंट। अब बोल रहा है कि जो सीजनल रेनफॉल होता है ना, जो सीजनल वाला मौसमी वर्षा होती है ना, वो, इसके अलावा शुष्क मौसम कितना लंबा चल रहा है आपका, है ना, साथ में तापमान कितना है, वो भी इसमें महत्वपूर्ण है। इसके अलावा द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल हैज ग्रेट बेयरिंग ऑन द टाइप ऑफ वेजिटेशन। जो वार्षिक वर्षा की मात्रा होती है, जिसे हम एवरेज रेनफॉल कहते हैं, है ना, एवरेज रेनफॉल, क्योंकि हम एक दिन का बारिश से नहीं करते कि एक दिन बहुत सारा पानी गिर गया उसका पूरा साल भर सूखा है, नहीं, हम पूरे साल में कितनी बारिश हुई उसका एवरेज निकालते हैं। तो उस एवरेज पे डिपेंड करता है हमारी वनस्पति, हमारे वन, कितनी बारिश औसतन हुई है ना। तो अभी हम जब पढ़ेंगे वनों के प्रकार, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, वनों के प्रकार हम पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको 3 चीजें खासकर देखने को मिलेंगी। एक तो आपका रेनफॉल, कि भाई रेनफॉल कितना है, उस हिसाब से भी पेड़ क्या होते हैं, आपके वन क्या होते हैं, डिवाइड किए गए, रेनफॉल हो गया। दूसरा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर वाले एरिया में वाले वृक्ष होते हैं। तीसरा है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसे हम कहते हैं, ह्यूमिडिटी। तो ये 3 चीजें मेन आपको देखने में मिलेंगी जितने प्रकार के वन पढ़ेंगे अभी हम, उन तीनों में आपको रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन यहां से कैसे आ सकते हैं कि बताइए ये वाले वन इतने हैं, तो बताइए वहां की रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, या बोलेगा कि भैया इस एरिया में इतना रेनफॉल होता है तो वहां पर कौन से वन हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं एरिया रिसीविंग 200 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल पर एनम हैव
एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। फिर से मैं कह रहा हूं भाई, जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, कितने से? 200 सेंटीमीटर एवरेज से ज्यादा बारिश होती है, ऐसे वनों को सदाबहार वर्षा वन कहलाया जाता है या कहा जाता है। तो भैया कभी क्वेश्चन आ जाए कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पे पाया जाता है, ऑप्शन में रहेंगे कि 200 से कम वाले में, 200 से ज्यादा वाले में, है ना। तो याद रखिएगा 200 और 200 से ज्यादा वाला जो एरिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कहलाता है, सदाबहार वर्षा वन कहलाता है। दिमाग में बैठा लो। इसी प्रकार विल मानसून deciduous forest dominate the area will the rainfall between 100 and 200। अब बोल रहा है भैया जहां पर 100 और 200 के बीच में बारिश होती है तो वो कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट। मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट कहलाते हैं, या मैं कहूं मानसूनी पर्णपाती वन, है ना। मानसूनी पर्णपाती वन कहां पर? जहां पर बारिश कितनी होगी? 100 से 200 के बीच में होगी। वहां पर कौन से वन पाए जाएंगे? वहां पर पाए जाएंगे पर्णपाती वन। कौन से? मानसूनी पर्णपाती वन। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाएगा यहां पे भी कि मानसूनी पर्णपाती वन कहां पे पाए जाते हैं? जहां पर 100 से 200 के बीच में। नोट करते जाना। देखिए ऐसा नहीं कि आप पूरा इसको पढ़ोगे। अभी अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो एक A4 शीट ले लो, उसमें क्या करते जाओ, जो जो मैं पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां पर नोट कर रहा हूं ना, अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको नोट कर लेना, ताकि आपका क्या रिवीजन के लिए काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि बाद में जब आप पढ़ोगे तो क्या पूरा पढ़ोगे? क्या ये नहीं पढ़ोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं जो जो पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बोल रहा हूं, क्वेश्चन बनेगा तो वो नोट कर लो। बाद में फिर मत बोलना कि रोहित सर ने बताया नहीं। चलिए इसी प्रकार 50 से 100 सेंटीमीटर जहां पे वर्षा होती है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी? कटीली झाड़ियां देखने को मिलती हैं। एरिया हैविंग 50 to 100 सेंटीमीटर। देयर आर ड्रायर डेसिडियस और ट्रॉपिकल सवाना, है ना। क्या कहते हैं? ड्रायर डेसिडियस एंड ट्रॉपिकल सवाना ओपन द थॉर्नी स्कर्व दूस विद द लेस ऑफ 50 सेंटीमीटर रेनफॉल ओनली ड्राई थॉर्नी स्क्रब एंड लो ओपन बस मर्जिंग इनटू सेमी डेजर्ट। यहां पे बोला जा रहा है जो 50 से 100 में होगा वहां पर भी आपको डेसिडियस होगा, लेकिन कैसा होगा? ड्रायर होगा, सूखा वाला होगा, है ना। या मैं कहूं इसे सूखने वाले पर्णपाती या उष्ण कटिबंधीय सवाना, है ना। उष्ण कटिबंधीय सवाना फॉरेस्ट होगा। और जहां पर 50 से भी कम में वर्षा हो रही है, जहां पर 50 से भी कम वर्षा होती है वहां केवल सूखे कांटेदार स्क्रब, स्क्रब का मतलब होता है जो झाड़ी वाड़ी होती है ना, वो केवल कांटेदार झाड़ी आपको देखने को मिलेंगी, है ना। और जनरली कहां पर होगा? ये रेगिस्तान में होगा, डेजर्ट में होगा। तो यहां पर आपने देखा 4 प्रकार हो गए एक तरह से बारिश के टाइप में। अगर देखें पहला हमने क्या देखा? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जहां पर 200 के ऊपर है। फिर जहां पे 100 से 200 में मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर 100 से और 50 के बीच में आप देखोगे तो ड्राई डेसिडियस, सूखा डेसिडियस। मानसून की जगह क्या हो गया? ड्रायर हो गया, ड्राई डेसिडियस हो गया। इसी प्रकार 50 से भी कम आ जाओगे तो आपको कौन सा आ जाएगा? थोर्नी आ जाएगा, कांटेदार आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि बारिश के हिसाब से ही बेसिकली क्या है, वनों को बांटा गया है। चलिए आगे देखते हैं इसी में। फिर बोल रहा है हायर एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय द हिल ऑफ पेनिनसुल एट द एलिवेशन मोर देन 900 मीटर अबव सी टेम्परेचर प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो बोल रहा है बेसिकली मानसून को छोड़ दो अब, है ना। अब बात करते हैं हिमालय की। तो हिमालय में बारिश का उतनी संभावना नहीं है। हिमालय है 900 मीटर समुद्र तल से ऊपर का जो एरिया है, तो वहां पर जो मेन रोल होता है किसका होता है? टेम्परेचर का होता है। वहां पर पूरा खेल किसका होगा? तापमान का होगा। बारिश का खेल हमने समझ लिया कहां पे था? हिमालय एरिया में 900 मीटर जो अबव एरिया होगा, जनरली आप 900 मीटर समुद्र तल से आप देखेंगे, स्टेशन पे आप जाते हैं तो स्टेशन जहां पर लिखा होता है ना, नाम लिखा होता है इंदौर, है ना। तो इंदौर में आप देखिए लिखा होगा 512 मीटर इस तरह से। तो बेसिकली क्या बताता है? सी लेवल बताता है। सी लेवल क्या होता है? समुद्र तल को रेफरेंस मान के, समुद्र तल को रेफरेंस मान के ऊंचाई देखी जाती है उस एरिया की, है ना। तो 900 मीटर से ऊपर वाला एरिया होगा, वहां पर किसका रोल होता है? वहां पर आपके तापमान की भूमिका अधिक होती है ना।
याद रखिएगा, समुद्र तल से कितना, 900 मीटर ऊपर वाली एरिया में। अब बात करते हैं इसमें कि एज द टेम्परेचर फॉल विद द एल्टीट्यूड इन द हिमालय रीजन द वेजिटेबल कवर चेंजेस फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, है ना। अब यहां तक हमने अभी पढ़ा कि हमारा कैसा होता है, ट्रॉपिकल होता था, लेकिन जैसे जैसे हम हिमालय के ऊपर पहुंचते जाएंगे, हिमालय पर पहुंचते जाएंगे, तो जो हमारा वन हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, सब ट्रॉपिकल हो जाएंगे। अगर मैं हिंदी में कहूं तो भैया जो हमारे अभी तक उष्णकटिबंधीय थे, अब वो क्या बन जाएंगे, उप उष्णकटिबंधीय बन जाएंगे, है ना। टेम्परेचर एंड फाइनली एल्पलाइन चेंज इन द सॉइल कंडीशन हैव given birth to different type of vegetation in different part of country। तो वही चीज बोल रहा है कि भैया आप जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वहां का वेजिटेशन बदलता जाएगा, क्योंकि वहां की सॉइल भी बदलती जाएगी, उसके कारण वहां के भी वन क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो भैया टेम्परेचर का रोल भी समझ में आ गया, कब होगा, 900 मीटर हाइट के ऊपर, कितना, 900 मीटर समुद्र तल से ऊपर, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, बात करते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, स्वयं फॉरेस्ट एंड बीच एंड सैंडी कोस्टल फॉरेस्ट आर सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल ऑन नेचुरल वेजिटेशन। अब मैनग्रोव तो पता है ना आपको, है ना, मैनग्रोव हो गया, स्वयं फॉरेस्ट हो गए, बीच एंड सैंडी कोस्टल फॉरेस्ट हो गए, जो समुद्र के तट पे होते हैं या किसी नदी के तट पे होते हैं, बेसिकली वो वाले, है ना, मैनग्रोव। इसी प्रकार दलदली वन, समुद्र तट के आगे रेतीली तटीय वन जो है, ये भी मिट्टी के कारण होते हैं। बेसिकली किसके कारण होते हैं, ये वहां की सॉइल के कारण होते हैं। आपने देखा होगा, सुंदरी के बारे में पढ़ा होगा, है ना, सुंदरी वन, सुंदर वन डेल्टा, है ना, तो वही चीज है ये एक्चुअली में, है ना। तो टोपोग्राफी इन द नैरो सेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन माइनर टाइप्स, जैसे एल्पाइन फ्लोरा हो गई और टाइडल फॉरेस्ट हो गई। तो जो टोपोग्राफी है आपकी, वो केवल किस में जिम्मेदार होती है, वो अल्पाइन वनस्पति और ज्वारी वन जो होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होती है। इसी प्रकार जो सॉइल होती है, सॉइल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मैनग्रोव, कौन कौन से, मैनग्रोव, दलदली और समुद्री और रेतीले वाले, है ना, ये सॉइल के कारण चेंजेस हो रहे हैं। इसी प्रकार टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब है स्थलाकृति, किस प्रकार का एरिया है वहां का, है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, वो कौन कौन से वन होंगे, एक अल्पाइन होगा, दूसरा ज्वारीय वन होंगे। तो कई बार ये पूछ सकता है कि बताइए ज्वारीय वन किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे, रेनफॉल पे, है ना, या फिर टोपोग्राफी पे। तो मेनली किस पे डिपेंड है, टोपोग्राफी पे। ऐसे ही सॉइल पे कौन कौन से हैं, मैनग्रोव हो गए, है ना, दलदली वाले हो गए, तो ये सॉइल पे डिपेंड है। ऐसी टेम्परेचर पे कौन, हिमालय वाले। ऐसी बारिश पे कौन, एवरग्रीन, ड्राई डेसिडियस और मानसूनी डेसिडियस, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अब यहां से स्टार्ट होता है बेसिकली टाइप ऑफ फॉरेस्ट, है ना। अभी तक हमने क्या देखा था कि कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे किसको, फॉरेस्ट को, वो हमने देख लिया। बारिश का रोल देख लिया, टेम्परेचर का रोल देख लिया, सॉइल का रोल देख लिया और टोपोग्राफी का भी देख लिया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फॉरेस्ट की। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, टाइप ऑफ फॉरेस्ट बेसिकली कैसे बांटा गया है वो हम देखते हैं। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। देखिए पहला वर्ड तो यही आ गया कि भैया असमान वर्षा के कारण ही बेसिकली हमारा क्या है, बटा हुआ है क्या, वन, है ना। दूसरा टेम्परेचर एज वेल द सीजनल वेरिएशन बिसाइड्स वेरिएड एडेफिक एंड बायोटिक कंडीशन। तो बेसिकली मेन जो है वो रेनफॉल हो गया, एक तो बारिश हो गई, तापमान हो गया, मौसमी बदलाव हो गए, कभी ठंड कभी गर्मी कभी बारिश। इसके अलावा खाद्य और जैविक परिस्थितियां जो हैं वनस्पति का क्या बनती हैं, कारक बनती हैं। A generalized classification of Indian forest is therefore difficult job. Various systematic classification have been made by the number of botanists and ecologists. अब मैंने बताया हमारा देश इतना बड़ा है, हमारी यहाँ वैरायटी भी इतनी ज्यादा है, तो हमें बांटना बहुत कठिन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट की हमारे देश में कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि किसी एरिया में फॉरेस्ट कुछ है और किसी एरिया में फॉरेस्ट कुछ है, इसलिए डेफिनेशन भी नहीं है। उसी प्रकार हमारे यहाँ टाइप भी नहीं है। लेकिन कई ऑथर्स जो हैं, कई बॉटनिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बांटा है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कौन कौन है वो पहले हम देख लेते हैं। जैसे H.G. चैंपियन 1936 में इन्होंने 116 टाइप ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया
बांटा था, फर्दर उन्होंने उसका सब डिवीजन भी किया था। किसने? एच.जी. चैंपियन। याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है, एच.जी. चैंपियन ने 1936 में कितने प्रकार? 116 प्रकार की वनस्पति यानी वनों को बांटा था। 116 टाइप, आप सोच लीजिए। इसके बाद चैंपियन क्लासिफिकेशन हैज बीन मच सिंप्लीफाइड बाय जी.एस. पुरी एंड लैग्रेस एंड चैंपियन एंड एस.की. सेठ एंड एस.एन. नेगी। फिर इनका जो चैंपियन का क्लासिफिकेशन था, दूसरे बॉटनिस्ट आए, कौन कौन आए? जी.एस. पुरी आए, लैग्रेस आए, चैंपियन एंड एस.के. सेठ आए और एस.के. नेगी आए, सॉरी एस.एस. नेगी आए। इन्होंने क्या किया? सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे आपने साइंस में पढ़ा है कि भाई एक ने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी को मॉडिफाई करके दूसरे ने दे दिया, वही चीज यहां पे हुई। उन्होंने बांटा 116 टाइप में। फिर फर्दर बाकी जो बॉटनिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उसको थोड़ा सा चेंज किया। जो हम पढ़ते हैं, जो जनरली आपका प्रेफर किया जाता है इवन यूपीएससी में, अगर आप यूपीएससी में भी आईएफएस दोगे और वहां पर आईएफएस के लिए 2 आपको क्या लेने पड़ेंगे? ऑप्शनल लेने पड़ेंगे। तो एक ऑप्शनल अगर आप फॉरेस्ट्री लेते हो तो अकॉर्डिंग फॉरेस्ट्री में भी आप देखेंगे तो जो हमारे सजेशन है कौन से बाकी लोगों के हिसाब से, तो हमने 5 मैन टाइप माने हैं फॉरेस्ट के। कितने मैन टाइप माने हैं? 5 मैन टाइप माने हैं फॉरेस्ट के। साथ में उसके 16 सब टाइप माने हैं, है ना। तो टोटल याद रखिएगा, जो भारत में भी चलते हैं, हमने कितने माने हैं? 5 मैन टाइप, उसके बाद 16 उसके सब टाइप। समझ में आ रहा ना कि भाई 1 2 3 4 5। अब इस 5 में से कितने निकलेंगे टोटल? इस 5 में से टोटल निकलेंगे 16, है ना। तो 5 मैन टाइप हैं और 16 उसके क्या है? सब टाइप हैं। एक क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रखिएगा कितने टाइप है? 5 मैन टाइप है और 16 कितने हैं? सब टाइप है। चलिए बात करते हैं पहले टाइप की, है ना। अभी पहला टाइप है, पहला टाइप है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिसे हम कहते हैं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन, है ना। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन। अब ये कितने टाइप में बांटा गया है? देखिए ये बांटा गया है 4 टाइप में। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, है ना। तो बेसिकली कितने टाइप में बांटा गया है? 4 टाइप में बांटा गया है। पहला टाइप है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन। इनका हम डिटेल भी पढ़ेंगे, अभी हम देख लेते हैं टाइप क्या क्या है। पहला है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। सदाबहार मतलब जो हमेशा ग्रीन रहते हैं। फिर आएगा उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन यानी सेमी एवरग्रीन। कुछ टाइम पर सेमी कह सकते हो, उससे थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आपका क्या रहेगा? ग्रीन रहेगा। फिर आएंगे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उसके बाद आएगा आपका लिटोरल एंड स्वैम्प, जिसे हम कहते हैं वेलाचली और अनुवन। बेसिकली ये क्या है? दलदली वन भी हम इसको क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कौन से वन? दलदली वन, है ना। क्या कहते हैं? वेलाचली एवं अनुवन। तो पहले टाइप में आपके 4 टाइप आ गए। दूसरा टाइप है ड्राई। अब वर्ड आ गया, देखो वहां पर क्या था? मॉइस्ट था, नम। अब यहां पर क्या आ गया? ड्राई आ गया। तो ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिसे हम कहते हैं शुष्क कटिबंधीय वन। शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन। इसे 3 प्रकार में बांटा गया है। क्या है पहला भाई? ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। फिर आपका आएगा ट्रॉपिकल थोर्नी या थोन उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। तो 3 टाइप में बांटा गया, किसे? ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन को। अब बात आएगी इसमें थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप है माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब माउंटेन की बात आ गई, मतलब ये कौन से हैं? बेसिकली हिमालय रीजन वाले चालू हो गए यहाँ पे माउंटेन। अब मैंने आपको बताया था जैसे आप 900 मीटर के ऊपर जाएंगे, जो ट्रॉपिकल होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा? सब ट्रॉपिकल में हो जाएगा। जो उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा वो किसमें चेंज हो जाता है? उप उष्ण कटिबंधीय में चेंज हो जाता है। तो बेसिकली ये आ गए सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल, है ना। उष्ण कटिबंधीय पृथुपणी, है ना। पृथुपणी मतलब ब्रॉड लीफ, मतलब बड़ी इनकी क्या होंगी? पत्तियां होंगी। इसी प्रकार फिर आएगा सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल, जिसे हम क्या कहते हैं? पाइन फॉरेस्ट भी कहते हैं, है ना।
उष्णकटिबंधीय पाइन वन भी कहते हैं। फिर आएगा सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। तो ये 3 प्रकार के हो गए। फिर इसी प्रकार चौथा टाइप है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, पर्वतीय समशीतोष्ण वन, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा, सब ट्रॉपिकल पढ़ा था, अब आएगा क्या, टेम्परेट यानी समशीतोष्ण वन, है ना। अब माउंटेन वेट टेम्परेचर इसमें आ जाएगा, है ना। पर्वतीय नम समशीतोष्ण वन, ऐसे ही हिमालय मॉइस्ट टेम्परेचर, हिमालयी आर्द्र समशीतोष्ण वन। इसी प्रकार आपका आ जाएगा हिमालय ड्राई टेम्परेट शुष्क समशीतोष्ण वन, हिमालय वाले। तो ये बेसिकली आपका मेन हिमालय हो जाता है। लास्ट आएगा इसके अंदर कौन सा, अल्पाइन फॉरेस्ट। कौन सा आएगा लास्ट, अल्पाइन। अब अल्पाइन में भी आप देखिए 3 टाइप है, क्या क्या है, सब अल्पाइन, मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब एंड ड्राई अल्पाइन स्क्रब। स्क्रब मतलब झाड़ियां, है ना। तो अल्पाइन वन, आर्द्र अल्पाइन झाड़ियां और शुष्क अल्पाइन झाड़ियां। तो टोटल हमने कितने देखे, अभी केवल हमने देखे 5 टाइप और उसके टोटल 16 सब टाइप। ये तो मैंने केवल आपको ओवरव्यू दिया है, अभी इसके बारे में हमें क्या करना है, पूरा डिटेल में चर्चा करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं एक आपको मैप दिखा देता हूं। ये देखिए मैप, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। मैप अच्छे से दिख रहा होगा तो आपको पूरा आइडिया है कि भाई कहां पर कौन से वन देखने को मिलेंगे ज्यादातर। अब देखिए अगर मैं ये वाली बात कर रहा हूं तो ये जो ये वाला कलर दिख रहा है ये अल्पाइन वाला है, पहला वाला, है ना, अल्पाइन। तो अल्पाइन आप देख रहे हैं, ये हिमालय रीजन दिख रहा है पूरा पूरा। ये देखिए ये पूरा हिमालय रीजन और ये हमारा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, ये वाला। तो यहां पर आप देख रहे हो ये कौन सा है, ये आपका है अल्पाइन। कौन सा है ये, अल्पाइन वाला क्षेत्र है ना, जहां पर ये कलर है। फिर इसके बाद आ रहा है डेजर्ट वेजिटेशन, जो आपके कहां पे, रेगिस्तान में मिलेंगे। तो रेगिस्तान ये देखिए, ये हमारा था रेगिस्तान वाला, राजस्थान वाला हिस्सा, तो ये डेजर्ट वाला हो जाएगा ये, है ना। ये कौन सा हो जाएगा, डेजर्ट वाला हो जाएगा, रेगिस्तानी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे यहां पर फिर आएगा लिटोरल स्वैम्प। लिटोरल स्वैम्प जो कोस्ट के पास में, लिटोरल स्वैम्प मतलब दलदली, जो कोस्ट समझ रहे हैं, जो आपका कोस्ट है। अब जैसे कोस्ट एरिया कौन सा है, ये देखिए कोस्टल एरिया है यहाँ पे, ये वाला, है ना, ये वाला कोस्टल एरिया, थोड़ा सा ये वाला कोस्टल एरिया है। देखिए जहां जहां कोस्टल दिख रहे हैं आपको, ये कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया है। तो ये जो कोस्टल एरिया में कौन सा मिलेंगे, दलदली वाले हैं, ये दलदली वाले हैं। ऐसे ही आपका माउंटेन सब ट्रॉपिकल, तो ये देखिए हिमालय से जो नीचे वाला रीजन है, हिमालय से जो नीचे वाला रीजन है, ये वाला, ये कौन सा है, माउंटेन सब ट्रॉपिकल वाला है। इसी प्रकार आप आएंगे नीचे, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, तो ये हमारा ये वाला जो कलर दिख रहा है आपको पूरा, ये पूरा कलर, ये पूरा बेल्ट जो दिख रहा है ये वाला, ये पूरा का पूरा कौन सा है, ड्राई डेसिडियस है। ऐसे एवरग्रीन कहां मिलेंगे, एवरग्रीन ये आपके देखिए हरा वाला जो कलर है ये एवरग्रीन है आपका, ये आपका कोस्टल एरिया पे एवरग्रीन है ना। ऐसे ही बाकी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा आपको दर्शाया गया। सेम यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे तो पूरे 16 टाइप में दर्शाया गया है ना। तो आप यहां पर भी पूरा डिटेल में देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे पहले टाइप की। पहला टाइप क्या है, मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन, है ना। मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन, इसे नम उष्ण कटिबंधीय वन भी बोला जाता है। अब इसके अंदर कितने टाइप है मैंने बताया, इसके अंदर है 4 टाइप। चारों टाइप को देखते हैं। पहला टाइप क्या है इसमें, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय नम सदाबहार वन। अब इसके बारे में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो लिख लो। क्या ये कहां पे पाए जाएंगे, पहले तो 250 सेंटीमीटर से जहां ज्यादा बारिश होती होगी वहां पर पाए जाते हैं। कितना टेम्परेचर होना चाहिए वहां का, 25 से 27 डिग्री एवरेज होना चाहिए। इसी प्रकार वहां पर ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 77% होनी चाहिए आर्द्रता आपकी, है ना। इसी प्रकार ड्राई सीजन है डेसिडियस शॉर्ट, वहां पर जो शुष्क सीजन है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो गर्मी का मौसम हो वो कैसा हो, छोटा हो, मतलब बहुत कम समय के लिए क्या हो वहां पे, गर्मी हो। तो ये हमने वैरायटी पढ़ी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन की। अब इसी के अंदर आप देख सकते हैं, ये देखो एकदम घना सा जंगल दिख रहा है एवरग्रीन, कहीं पे दिख रहा है कि नहीं सर छांव आ रही है, हाँ
छाव ही छाव है पूरी, धूप दिख रही है कहीं ऊपर से आते हुए, बहुत कम देखने को मिलेगी। इसलिए आप देखिए यहां पर धूप इतनी है, ऊपर से आएगी नहीं, क्योंकि ऊपर इतना घना उसका क्या हो जाएगा, चंदवा होगा, कैनोपी होगा, आपका मंडप टाइप का होगा। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं, ड्यू टू हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी द ट्री ऑफ दीज फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव एनुअली। तो भैया याद रखिएगा, एवरग्रीन ऐसे नहीं कहा जाता, एवरग्रीन है मतलब हमेशा ही ग्रीन रहेंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण क्या होगा, प्रतिवर्ष ये पत्ते अपने नहीं गिराते हैं। ज्यादा टेम्परेचर नहीं, आर्द्रता है, नमी बहुत ज्यादा है। अब नमी है तो जाहिर सी बात है, गर्मी कितनी भी पड़ जाए, नमी रहेगी तो पत्ते तो भाई गिरेंगे नहीं। तो एक रीजन याद रखिएगा। इसी प्रकार दीज आर द लॉफ्टी वेरी डेंस मल्टी लेयर फॉरेस्ट विथ मेसोफाइटिक एवरग्रीन। ये उद्दात बहुत घने होते हैं, मेसोफाइटिक सदाबहार होते हैं। इनकी ऊंचाई 45 से 60 मीटर, कितनी हाइट कितनी होती है, 45 से 60 मीटर की हाइट तक के होंगे ये वाले फॉरेस्ट, एवरग्रीन वाले। ठीक है, तो हमने इसमें देख लिया टेम्परेचर, हमने देखा रेन 250 सेंटीमीटर के ऊपर, हमने आर्द्रता देखी 77%। इसी प्रकार हाइट 45 से 60 और काफी घने होते हैं, पत्ते नहीं झड़ते हैं। इसी प्रकार द सनलाइट कैन नॉट रीच द ग्राउंड ओइंग द डीप शेड एंड द अंडर ग्रोथ इज formed mainly of the tangential mass of canes and bamboo from climbers। सूरज की रोशनी जाहिर सी बात है नहीं पहुंच पाती, इसी कारण आप देखेंगे बेत, बांस, फन यहां पर क्या होते हैं, ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। इसी प्रकार फाउंड अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, कहां पर मिलते हैं, वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, है ना। जो आपका वेस्टर्न घाट है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, मुंबई के दक्षिणी में पश्चिमी घाट जो है वहां पर देखने को मिलेंगे, बिटवीन 500 टू 1370 मीटर अबव द सी लेवल। ये कहां पर देखने को मिलते हैं, जहां का सी लेवल 500 से 1370 मीटर के पास में रहता है, बीच में रहता है, वहां पर देखने को मिलेंगे। कहां पे हैं, और अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्व जो है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती हुई एक पट्टी जो है पूरी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान वाला जो एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अंडमान निकोबार में 1070 के हाइट पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं इसमें आपको मैप दिखा देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मैप, है ना, ये देखिए मैप, अगर मैं इसको यहां से रब कर दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन, है ना, ये देखिए आप खुद देखिएगा, ये हरा वाला दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में, है ना। इसके अलावा ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखेंगे तो आपका जो कलर है वेस्टर्न घाट हो गए, ये वेस्टर्न घाट है, देखिए ये वेस्टर्न घाट है पूरा, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वेस्टर्न घाट है पूरा, ये हो गया। इसके अलावा आप देखिए ये अंडमान निकोबार हो गया, ये यहां पर। तो यहां पर आपको कौन सा मिल रहा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखने को मिलेंगे। तो कई बार आपका हो सकता है क्या पूछ लेगा मेरे प्यारे बच्चों, लोकेशन पूछ लेगा एग्जाम में कि भैया बताइए ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहां पर पाए जाते हैं। तो इसलिए मैप को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इन केस अगर आप क्या हो भूल जाओ तो कम से कम मैप तो ध्यान रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो टिम्बर है ना, वो कैसा होता है, फाइन ग्रेन होता है, हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है ना, और हाई कमर्शियल वैल्यू होती है इसकी। मतलब जो यहाँ की लकड़ी मिलेगी वन की, वो एकदम कठोर होती है, टिकाऊ होती है, जिसके कारण भैया पैसे भी अच्छे मिलते हैं। अब इसमें प्रजाति कौन कौन सी मिलेंगी, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए ट्रॉपिकल एवरग्रीन सदाबहार वन के उदाहरण कौन से हैं, या इनमें से कौन सा वन या पेड़ जो है, ट्री जो है सदाबहार वन है। तो भैया मेसुआ, सफेद देवदार, कैलोफिल्म, तून, धूप, पेल्वियम, होपिया, जामुन, कैन। तो नाम याद रखिएगा, मेसुआ, व्हाइट सेदार, कैलोफिल्म, टून, धूप, पेला क्वीन, होफिया, जामुन और कैंस। ये इंपॉर्टेंट इसकी वैरायटी है। चलिए आगे देखते हैं इसी में। इसके अलावा इन द वेस्टर्न घाट एंड गुर्जन, द जो वेस्टर्न घाट है आपका, है ना, पश्चिमी घाट है, वहां पर आपका क्या मिलेगा, गुर्जन देखने को मिलेगा, चपलासा, जामुन, मेसुआ, अगर, मूली, बांबू, ये आपको देखने को मिलेंगे, है ना।
और ये जो बाम्बू है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो हिमालय रीजन में, बाकी उसमें देखने को मिलेगा, है ना। द वैरायटी ऑफ ऑर्चिड फ्लोरिस इन द ट्री, यहाँ पर ऑर्चिड भी आपको देखने को मिल जाएंगे ट्री में, है ना। ऑर्चिड जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो ये था हमारा पहला वाला एवरग्रीन हमने पढ़ा। सेकंड की बात करते हैं। एवरग्रीन से अब क्या हो जाएगा, ये सेमी एवरग्रीन हो जाएगा। सदाबहार वन से क्या हो जाएगा, अर्ध सदाबहार वन हो जाएगा। क्या 250 था, 250 से ज्यादा, अभी 250 से 50 कम कर दो, 200 से 250 के बीच में बारिश होगी। टेम्परेचर वही है, 24 से 27 डिग्री टेम्परेचर वही है। आर्द्रता थोड़ी सी कम हो जाएगी, वहां 77% थी, यहां पे कितनी हो गई, 75% हो गई। तो भैया ये शॉर्ट में लिख लेना, बारिश, टेम्परेचर और वो, है ना। इसी प्रकार ये देख सकते हैं। अब थोड़े से आपको क्या होगा, कम घने दिख रहे होंगे। ये पहले क्या था, बहुत ज्यादा घने थे, एकदम जंगल था। अब देखिए घने तो हैं लेकिन उतने घने नहीं है जितना पहले वाले घने थे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेमी एवरग्रीन कहते हैं, आर्द्र सदाबहार वन कहते हैं, है ना। चलिए, इसी प्रकार फाउंड द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारे, है ना, जो पश्चिमी तट है वहां पर देखने को मिलेंगे। असम हो गया, लोअर स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिमालय हो गया, उड़ीसा हो गया, अंडमान हो गया। इसी प्रकार लेस डेंस बट मोर ग्रीनियस स्पेशली इन असम, ये थोड़ा सा डेंस कम होते, डेंस मतलब होता है ना एकदम घने वाले नहीं होंगे, कम घना होगा थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रीन होता है। कहां पर ज्यादातर देखेंगे तो असम में। देन द वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना। तो भैया आप देख लीजिएगा, गीले होते हैं और बहुत कम घने हैं, लेकिन अधिक भव्य देखने को मिलते हैं कहां पे, असम में। चलो अब इसकी बात करते हैं। मैं एक बार आपको मैप पे दिखा देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि भैया कहां पे ये वाले फॉरेस्ट है ना। सेमी एवरग्रीन की बात हो रही है ना। अभी हमने क्या देखे, एवरग्रीन देखे हैं, है ना। अब सेमी एवरग्रीन देख लो, सेमी एवरग्रीन। तो अगर आप देखेंगे सेमी एवरग्रीन, ये जो पीला वाला दिख रहा है आपको, है ना, पीला पीला पीला, ये देखिए पीला पीला कलर है यहाँ पे पूरा, ये देखिए वेस्टर्न घाट में पीला पीला कलर है। यहां पर देखिए असम में देखिए पीला पीला कलर दिख रहा है आपको, है ना। तो ये जो येलो कलर है बेसिकली आपका, वो क्या है आपका, वो आपका बताता है किसे, वो आपको बताता है एवरग्रीन को। कौन सा एवरग्रीन, लेकिन सेमी एवरग्रीन को, है ना। चलिए, तो ये हमने देख लिया मैप में कहां पर स्थित है। अब इसके आगे बात करते हैं। स्पाइसेस फाउंड butter shed trunks, rougher and thicker bark, heavy climbers, less bamboo and abundant epiphytes। इसमें पुष्टा तना देखने को मिलेगा, खुरदुरी और मोटी छाल देखने को मिलेगी, है ना। भारी पर्वतारोही कम बांस और प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इसमें बेसिकली, है ना। तो तना वाना जो रहेगा काफी मोटा रहेगा इसका। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एनी, सैमुल, गुटेल, मुंदादानी, होपिया, बेंटीक, कदम, इरुल, लॉरेल, रोजवुड, मेसुआ, मेसुआ देखिए वहां पे भी था, यहां भी है, हल्दू, कंजू, बैसल, कुसुम और थोरनी बाम्बू, है ना। तो ये इसके मेन टाइप है। अब इसको थोड़ा सा आपको पढ़ के याद होगा, ऐसे नहीं कि आप इसको याद कर सकते हैं तुरंत में, पढ़ के याद होगा। एनी, सैमल, गुटेल, मुंडानी, होपिया, बेटेक, कदाम, इरुल, लॉरेल, शीशम, हसुआ, हल्दू, कज्जू, ब्याल, कुसुल, कटीली बांस, ये सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार ऑन द वेस्टर्न घाट द बोनसम व्हाइट सिदार पहले भी था एवरग्रीन में, इंडियन चेस्टनट, है ना, लिट्सा, होललॉक, चंपा, मैंगो, ये आपको देखने को और मिल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है। ये जो पार्ट है ये कहां पे मिलता है, वेस्टर्न वाले में, ऊपर वाला, और जो हिमालय में रहेगा, हिमालय में कौन सा रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट पर कौन कौन से मिलते हैं, ये वाले मिलते हैं, और हिमालय क्षेत्र में ये वाले मिलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे की बात करते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। अब देखिए डेसिडियस वर्ड आ गया है, एवरग्रीन से क्या हो गया, डेसिडियस। डेसिडियस का मतलब होता है सदाबहार से अब क्या हो गया, वो पर्णपाती हो गया। पर्णपाती नाम से समझ में आ रहा है, जिसके पत्ते क्या होते होंगे, झड़ते होंगे। अब टेम्परेचर, रेनफॉल देखिए वहां पे 200 से 250 थी, अब रेनफॉल 50 से देखिए फिर कम हो गई।
250 से सीधा क्या हो गई 200 हो गई, यानी 100 से 200 के बीच में होना चाहिए। टेम्परेचर 27 डिग्री, यहां पर आप देख रहे हैं आर्द्रता 77 थी, फिर 75 हुई, अब यहां पे 60 से 75 हो गई, है ना। तो 100 से 200 27 डिग्री और 62 75%। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए ये इस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से आपका दिखता है डेसीडीएस, है ना, ये आपका 1 है। चलिए अब इसमें बात करते हैं वेस्टर्न घाट, अ स्ट्रिप अलोंग शिवालिक रेंज इंक्लूडिंग द टेराई एंड भावर ऑफ 77 डिग्री ईस्ट टू 88 डिग्री ईस्ट। भैया जो वेस्टर्न घाट है वहां पर, और एक स्ट्रिप है शिवालिक रेंज, जो है आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, तो शिवालिक रेंज का जो तराई वाला क्षेत्र, जो पर्वत से जो नीचे वाला क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली तराई कहते हैं, भावर कहते हैं, वहां का जो एरिया है वहां पर ये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपका जो मणिपुर है, मिजोरम है, हिल ऑफ ईस्टर्न मध्य प्रदेश भी हमारा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छोटा नागपुर वाला एरिया आ जाएगा जो पठार का एरिया है ना, मोस्ट ऑफ उड़ीसा, है ना, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट, साथ में शिवालिक श्रेणी के जो पट्टी चल रही नीचे तराई भावर वाली 77 डिग्री ईस्ट से 88 डिग्री ईस्ट में, मणिपुर मिजोरम वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जो ईस्ट वाला पार्ट है ना, ईस्ट वाला पार्ट है, छत्तीसगढ़ की पहाड़ियां हो गई, छोटा नागपुर का पठार हो गया, उड़ीसा का भाग हो गया, कुछ पश्चिम बंगाल का हिस्सा, साथ में अंडमान निकोबार। और इन वनों में पेड़ वसंत शुरुआती गर्मियों के दौरान 6 से 8 महीने के सप्ताह में पत्ते गिरा देते हैं। तो भैया ट्री of these forests drop their leaf about 6 to 8 week during the spring and early summer। जैसे गर्मी आने वाली होती है तो पतझड़ आ जाता है, और ठंडी जैसे जाती है तो बेसिकली पतझड़ आ जाता है ना। तो ठंड जाने से और गर्मी आने से पहले ये अपने क्या करते हैं, पत्ते गिराते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी लोकेशन देखूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि सर हाँ लोकेशन हमें याद है। देखिए लोकेशन, अब देखिए यहां पर बात हो रही है ड्राई डेसिडियस ट्रॉपिकल में, है ना, ड्राई डेसिडियस ट्रॉपिकल। तो आप देखेंगे ये जो लाइट कलर है, ये देखिए यहां पर केरल कर्नाटक वाला भाग हो गया, ये देखिए ये पूरा भाग दिख रहा है आपको, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ये वाला देखिए पूरा 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 भाग हो गया, ये तराई रीजन हो गया, ये देखिए, है ना, ये तराई रीजन हो गया शिवालिक वाला, है ना। और यहां पर आप देखेंगे मणिपुर साइड में थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, है ना, और ये वाला आपका वेस्ट बंगाल वाला एरिया हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे ये उड़ीसा वाला, देखिए ये उड़ीसा वाला एरिया है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा वाला एरिया, छत्तीसगढ़ का पहाड़ी एरिया हो गया ऊपर वाला, और ये वाला आपका उड़ीसा वाला रीजन हो गया। तो यहां पर आपको देखने को बोलेंगे कुछ आपका देखिए आंध्र प्रदेश तमिलनाडु साइड में भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये आपका कौन सा है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें देखेंगे तो आपको ये डार्क हरा कलर दिख रहा है, ये जो डार्क हरा हरा कलर, ये देखिए ये यहाँ पर आपका क्या है, ये डार्क हरा कलर, ये देखिए ये वाला पार्ट, है ना। पूर्वी हमारा क्या है, पूर्वी हमारा क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे मणिपुर मिजोरम वाला पार्ट हो गया। ये देखिए पतली सी लाइन दिख रही होगी हरे कलर की, ये आपका तराई क्षेत्र हो गया। तो बेसिकली आपका पूरा का पूरा मैंने आपको मैप पे भी दिखा दिया कि कहां पर ये पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसी में बात करते हैं, इसी में आगे इसमें बात करते हैं कि द सब सॉइल वाटर इज नॉट इनफ एनेबल द ट्री टू रिटेन देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर। यहाँ की जो मिट्टी है और जहाँ पे जो पानी है ना, वो इतना नहीं होता कि अपने पत्ते ना झड़ाएं, उतना कम होता है कि एक टाइम पर आने पर उनका क्या होता है, मॉइस्चर सूख जाता है और उनके पत्ते क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं, है ना। तो पतझड़ बेसिकली इसी कारण होता है। इसी प्रकार दीज फॉरेस्ट अगेन बिकम ग्रीन व्हेन द लीव ग्रो विद द ऑनसेट ऑफ द रेनी सीजन। जैसे ही गर्मी जाएगी बारिश आएगी, बारिश आई पानी आ गया, मॉइस्चर बढ़ गया, मॉइस्चर बढ़ जाएगा तो अपने आप क्या होगा, फिर से उगना चालू हो जाएंगे, है ना। तो पत्ते फिर से बारिश के मौसम में आने लगते हैं। इसी प्रकार स्पाइसेस 25 टू 60 मीटर हाइट, कितनी हाइट होती है, 25 से 60 मीटर हाइट के होते हैं। हैवली बटर स्ट्रेस ट्री फेयरली कंप्लीट रबी अंडर ग्रेट विद पैचेस ऑफ बाम्बू एंड क्लिम्बर एंड कैंस। 25 से 60 मीटर की ऊंचाई के होंगे, भारी बट मतलब तना, है ना, भारी तने वाले होते हैं, है ना। बांस हो गए, इसी प्रकार बेत के पेंच के साथ में थोड़ी सिकुड़ी हुई आकृति होती है। इसी प्रकार द मेन स्पेसिस फाउंड इज टीक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टीक, ताल, पादुक, लॉरेल, व्हाइट शुगलम, बादाम,
धूप, चिक्रोसी, कोको, हल्दू, रोजवुड, महुआ, बीजासल, लेंदी, तैमूल, इरूल, धमन, आंवला, कुसुम, तेंदू, पौला, जामुन, बांबू, है ना। तो ये प्रजाति बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। कौन कौन सी? टीक यानी सागौन, बहुत इंपॉर्टेंट, साल, उदुग, लॉरेल, सफेद, जुगलाम, बादाम, धूप, चिक्रोसी, कोकोआ, हल्दू, शीशम, महुआ, बीजल, लेडी, तैमल, इरुल, धामन, आंवला, कुसुम, तेंदू, पुल्लू, जामुन, बांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है किसकी? ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की। इसी में द फॉरेस्ट ऑक्यूपाई मच लार्जर एरिया देन द एवरग्रीन फॉरेस्ट बट लार्ज ट्रैक्ट अंडर दिस फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर फॉर कल्टीवेशन। भैया इसका एरिया जो होता है ये बहुत ज्यादा कवर करता है एज कंपेयर टू सदाबहार से, है ना। बहुत ज्यादा क्षेत्र में है, लेकिन खेती के लिए देखा जाए तो साफ कर दिया जाता है ये वाले वनों को, है ना। खेती करनी है तो जमीन के साथ साफ कर दिया गया। अभी हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर है चौथा यूनिट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के बारे में, तो वहां पर हम चर्चा करेंगे कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है, क्या होना चाहिए मेजर्स, है ना। चौथा देखते हैं हम इसी में। चौथा है लिटोरल स्वयं फॉरेस्ट, जिसे वेलाचली अनुबन कहते हैं। बेसिकली दलदली यानी जो एरिया ऐसा जहां पर दलदल हो, पानी और मिट्टी एकदम कैसे हो, एकदम सॉफ्ट हो, दलदल टाइप का निर्माण कर देती है ना, तो वहां पर ये पाए जाते हैं। तो भैया वही लिखा है कि जहां पर डेल्टा होगा, एस्चुरी होगी, क्रीक प्रॉन एरिया होगा या टाइडल इन्फ्लुएंस एरिया होगा, वहां पर ही ये मिलते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? डेल्टा टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि डेल्टा टाइडल फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? लिटोरल स्वयं फॉरेस्ट को कहा जाता है, क्योंकि पाए कहां जाएंगे? जहां पर डेल्टा बन रहा है, जैसे सुंदरबन, नर्मदा नदी क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी वहां पर। ऐसे ही आपका क्या, जो टाइड आती है, ज्वार आते हैं, ज्वारीय वन जिसे हम कहते हैं, वहां पर। तो इन केस कभी क्वेश्चन आए तो ये कहां मिलता है? डेल्टा ज्वारंदा मुख में, क्रीक ज्वार के पास में, जैसे डेल्टा है ज्वारी वनों के रूप में माना जाता है या ऐसे बोला जाता है ना। जबकि तटवर्ती क्षेत्रों में कई स्थानों पर वृक्षों के वन पाए जाते हैं। दलदली वन गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाओं तक भी सीमित देखने को मिलेगा। लिटोरल फॉरेस्ट सेवरली प्लेस ऑन द कोस्ट स्वयं फॉरेस्ट कन्फाइन द डेल्टा ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, कावेरी। जो गंगा है, कृष्णा है, कावेरी है, इनका जो बेसिक एरिया है ना, जहां डेल्टा ये फॉर्म कर रही है, वहां पर ये भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो एरिया याद रखिएगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये देखिए नदी बह रही है, उसके किनारे पे आप देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट है ना। तो आप देखेंगे यहाँ की मिट्टी भी थोड़ी सी कैसी होती है, एकदम दबी दबी सी होती है। आप कूदो तो आपको लगेगा नीचे हिल रहा है। अगर आप देखेंगे गुजरात साइड में जो कच्छ वाला एरिया है वो बेसिकली दलदली है ना, जहाँ पे जो आपका नो मैन लैंड कह सकते हो आप पाकिस्तान और गुजरात का जो बॉर्डर है ना, कच्छ वाला एरिया है, वो नो मैन लैंड की तरह देखा जाता है। वहां पर जो है पूरा दलदली टाइप का है ना, तो वहां पर ये आपको देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट। अब बात करते हैं द मोस्ट पेक्युलर फीचर ऑफ द फॉरेस्ट इन द दे कैन सर्वाइव एंड ग्रो बोथ इन द फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर। या ये खासियत इनकी कि ये फ्रेश और ब्रैकिश वाटर दोनों में आपको उगते देखने को मिल जाएंगे। ब्रैकिश वाटर मतलब खारा पानी और ताजा पानी, है ना। नदी का पानी, और नदी जहां समुद्र में जाके मिलती है, जहां तक वो आती है समुद्र नदी तक मिलता है, तो वो जो एरिया होता है वो खारे पानी का हो जाता है ना, तो उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं। तो ताजा पानी, खारे पानी दोनों में ये उग सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल ताजा पानी चाहिए। इसी प्रकार डेंस मैंग्रोव अकर ऑल ऑन द कोस्ट लाइन शेल्टर इन द एस्चुरी। भैया मैंग्रोव जो है जनरली आप देखेंगे पूरे कोस्ट लाइन में, जहां पर एस्चुरी बन रही है वहां पर टाइडल क्रीक है, वहां पर बैक वाटर जहां पे आ रहे हैं, बैक वाटर वो होता है जब समुद्र का पानी नदी में आ जाता है। इसी प्रकार सॉल्ट मार्शेस हो गए, मड फ्लैट कवरिंग, है ना। टोटल एरिया भी दिया हुआ है 6740 स्क्वायर किलोमीटर, इज अबाउट 7% ऑफ वर्ल्ड टोटल मैंग्रोव एरिया। तो पूरे वर्ल्ड का अगर देखें 7%, है ना, पूरे वर्ल्ड का 7% अगर मैंग्रोव की बात करें तो हमारे इंडिया में पाया जाता है इतना। इट प्रोवाइड यूजफुल फ्यूल वुड, है ना। ये बेसिकली क्या देता है? लकड़ी प्रदान करता है जो ईंधन के रूप में काम करती है। तो मैंग्रोव जो है पूरा तट पे फैला हुआ है,
6740 के आसपास है। पूरे दुनिया के मैनग्रोव का अगर देखें तो लगभग 7% है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे देश में, हमारे इंडिया में मैनग्रोव कितने परसेंट है, तो 7%, 7% है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, इसी प्रकार द मोस्ट प्रोनाउंस्ड एंड डेंसेट is the Sundarban in the Ganga Delta where the predominant species सुंदरी grow abundantly। तो आपको पता है जो भी ये डेल्टा बनता है सुंदरवन वाला, है ना, तो वहां पर एक वन पाया जाता है जो कि उसके नाम पे ही है, सुंदरी, है ना। हैरी, जिसका वैज्ञानिक नाम भी आप देख लें तो हैरीटीरा, है ना। हैरीटीरा जो है वो आपका सुंदरी का नाम है। तो ये क्वेश्चन पूछ ले सकता है। ठीक है, दूसरा सुंदरवन डेल्टा, वहां पर यह आपको देखने को मिलेगा। ये कठोर और टिकाऊ लकड़ी प्रदान करता है जिसका उपयोग निर्माण, भवन, प्रयोजन के नौकाओं में भी किया जाता है। तो भैया लकड़ी इसकी अच्छी होती है, साथ में नाव बना सकते हो, घर में यूज कर सकते हो। इसके अलावा और कौन कौन सा मिलेगा, इसके अलावा आपका सुंदरी के अलावा बुरगोरिया, सोनरेटिया, अगर, हेंदी, केवरा, नीपा, अमूर, भारा और रिस्फोरा, स्क्रू, पाइन, कैन और पाम, है ना। तो ये और कुछ वैरायटी है, याद रखिएगा। केरवा, निपा, अमूर, भारा, राइजोफोरा, पैच, पाइन, कैन, हथेलिया, है ना। हथेलिया नहीं, पाम लिखिएगा इसको आप, हथेलिया गलत है, पाम, है ना। तो ये आपकी कुछ वैरायटी है जो कि आपकी ड्राई एरिया में देखने को मिलेगी, वाले एरिया में मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने बच्चों पढ़े अभी तक। क्या अभी तक हमने एक टाइप कवर किया है, उसके अंदर कितने सब टाइप थे, 4 सब टाइप कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का कवर करवाऊंगा, है ना, क्योंकि एक वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आपको देखने में मजा नहीं आएगा। चलिए, तो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।